हेलो एवरीवन, नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। जो हमने क्लास पिछले लेक्चर में हमने अटेंड की थी उसमें हमने बात करी थी स्ट्रेसेस की। हम बात कर रहे थे सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन की, और हमने स्ट्रेसेस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी। आज उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे स्ट्रेन की। अभी हम कुछ बेसिक टर्म्स ही डिस्कस करके चल रहे हैं, तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेन की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्ट्रेन, अब स्ट्रेन क्या होता है? तो पिछले लेक्चर में अगर हम याद करते हैं, हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ लोड की। तो हमने बताया था कि एक्सियल लोड लगता है, या इसको हम बोल देते हैं टेंसाइल लोड। ओके, सपोज यहां पर कोई एक एक्सियल और टेंसाइल लोड लगा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है कैपिटल एल। ओके, तो ये जो फोर्स इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, इस फोर्स की टेंडेंसी होगी इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को बढ़ाने की। हमने लेकिन ये भी एजम्पशन हमने देखा था कि जो मटेरियल होगा यहाँ वो परफेक्टली इलास्टिक हम एज्यूम करके चलते हैं। तो यानी कि कुछ इसमें इलोंगेशन होगा जो बाद में वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। लेकिन इनिशियली जो चेंज हो रहा है, सपोज इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है इस पी जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, और हम मान लेते हैं ये डेल्टा अमाउंट है। ओके, जो चेंज इन लेंथ है। अब ये चेंज इन लेंथ इंक्रीज हो सकता है अगर ये टेंसाइल लोड है। अगर ये कंप्रेसिव लोड होता तो ये चेंज इन लेंथ डिक्रीज हो रही होती लेंथ। ओके, लेकिन हम यहां पर एक कॉमन टर्म लेके चलते हैं कि डेल्टा इज चेंज इन लेंथ and L is the original length. Okay, L is original length, delta is change in length. ऐसे केस में अगर हम बात करें स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन होता है, इसको हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज elongation पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। यानी कि हर यूनिट लेंथ पर कितना वो बॉडी इलोंगेट कर रही है, उसकी लेंथ कितनी बढ़ रही है, इस वैल्यू को हम बोल देते हैं इलोंगेशन। और अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो इसको हम एक तो डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन, इससे हम डिनोट करते हैं स्ट्रेन को। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है। अब ये जो लेंथ में चेंज हो रहा है, ये भी ऑब्वियस है, यूनिट मीटर्स होगी। ये भी लेंथ है तो इसकी भी यूनिट मीटर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेन जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस, ओके, मींस नो यूनिट। इसकी यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक रेशियो है, दो लेंथ्स का रेशियो है, दो लंबाइयों का रेशियो है। चेंज इन लेंथ कितना हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, तो रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये तो बात हो गई स्ट्रेन की। अब देखिए, स्ट्रेन हमको पता चल गई, स्ट्रेस हमको पता ही है। तो अब एक छोटा सा टर्म हम और डिस्कस कर लेते हैं, जो है हुक्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हुक्स लॉ है क्या? तो हुक्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कभी भी किसी भी इलास्टिक मटेरियल की बात करें तो फॉर इलास्टिक मटेरियल्स ratio of stress to strain is always constant. ओके, ये है हुक्स लॉ कि इलास्टिक मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, अब इस कांस्टेंट को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल ई से, और ये कैपिटल ई जो होता है इसी को बोला जाता है यंग्स मॉडुलस
और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो E को हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी जो यूनिट होगी वो वही यूनिट होगी जो स्ट्रेस की यूनिट होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की तो यूनिट होती है बट स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहां पर केवल स्ट्रेस की ही जो यूनिट आती है वही बचती है, तो ई की भी यूनिट वही हो जाएगी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और पास्कल। ओके, तो यही सारी यूनिट्स यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी चलती हैं। बहरहाल ये हो गया हुक्स लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेस है ये। ओके, अब चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे थे इलोंगेशन की। स्ट्रेन की डेफिनेशन हमने देख ली, फार्मूला देख लिया। अब इलोंगेशन कितना होगा ये हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमको लोड पता है, एरिया पता है, मटेरियल पता है, और मटेरियल पता है तो उसके लिए हमको यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू पता होगी। तो ऐसे में हम कैसे पता करेंगे कि इलोंगेशन कितना हो रहा है, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है? तो देखिए हमने अभी अभी देखा यहां से कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई, तो इसके बेस पर हम ये भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, ये हमने अभी पढ़ा है अभी अभी यही फॉर्मूला। तो इससे डायरेक्टली देखिए थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन E, और एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं यहां से, डेल्टा बाई एल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E। ओके, यहां पर डेल्टा बाई एल इज इक्वल टू सिग्मा को हम क्या लिख सकते थे, P अपॉन ए। अगर A क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो सिग्मा की वैल्यू लिख देते हैं हम P अपॉन ए अपॉन में E, और इससे यहां पर आ जाएगी वैल्यू, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा बाई एल इज इक्वल टू P अपॉन ए इंटू ई, एंड यहां से वैल्यू आ जाएगी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। ये वैल्यू हो गई इलोंगेशन की। इलोंगेशन के लिए ये फॉर्मूला हमें मिल गया। ओके, तो अभी तक हमने क्या बात करी, स्ट्रेन क्या होती है, हुक्स लॉ क्या होता है, और इलोंगेशन को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हमने नॉर्मल स्ट्रेन की तो बात कर ली है, अब हम अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब शियर स्ट्रेन की। ठीक, तो शियर स्ट्रेन क्या होती है, शियर स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं। जब फोर्स अपोजिट और पैरेलल लग रहे हो, इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन पैरेलल लग रहे हो और अलग अलग सरफेसेस पर लग रहे हो, तो वो एक लेयर को दूसरी लेयर पर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसको हम बोल देते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेसेस जो वो फोर्सेस लग रहे होते हैं, वो सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाता है, और जो ये चेंजेस हो रहे हैं इनसे हमको मिलती है शियर स्ट्रेन। वो कैसे मिलती है, तो देखिए अगर ये एक डायग्राम है, ये एक ब्लॉक है, यहां पर जो फोर्सेस लग रहे थे उनकी वजह से शियर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं, ये हो गई और ये हो गई टाउ। ओके, तो ये कुछ उसकी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस भी होंगी जो हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। बहरहाल अभी हम इनकी बात करते हैं। तो इसकी वजह से ये जो शिफ्टिंग हो रही है, सपोज अगर हम रिलेटिवली देख लें, अगर हम बेस को फिक्स मान लें तो ऊपर की सरफेस ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टिल्टिंग हो रही है। इसके जो कॉर्नर था, कॉर्नर में एक चेंज आ रहा है 5 रेडियंस का। यहां पर याद रखिएगा हम रेडियंस में बात करेंगे। ओके, तो अगर ये ए बी और इनिशियली अगर हम देख लें ये ऐसे रहा होगा और ये ऐसे रहा होगा ब्लॉक, तो ए बी ये सी और ये पॉइंट रहा होगा डी, जो फोर्स लगाने के बाद शिफ्ट होकर के हो गया। अब सी जो था ये हो गया सी डैश, ये यहां पर आ गया, और डी आ गया डी डैश पर। ओके, ये बाद वाली पोजीशन है। इनिशियली ब्लॉक की जो पोजीशन थी वो थी ए बी सी डी, फोर्स लगाया हमने तो ये हो गई ए बी सी डैश और डी डैश। ओके, तो अब देखिए यहां पर जो ये चेंज हुआ है, अगर हम इस एंगल में देखें, ये राइट एंगल रहा होगा, हमने अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया है तो यहां पर अगर हम देखते हैं 10 फाई, तो 10 फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी डी डी डैश अपॉन ए डी। ओके,
डी डी डैश अपॉन ए डी। और क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंगल है तो यहाँ पर टेन फाई को हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। तो फाई इज इक्वल टू डी डी डैश अपॉन ए डी। अगेन दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया। ये हो जो फाई आपको दिख रहा है ये फाई ही है शेयर स्ट्रेन। ओके, डायमेंशनलेस होगा स्ट्रेन हमेशा, तो इसलिए हम इसकी कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। और जो एंगल यहाँ पर ये टेन फाई जिसकी हमने वैल्यू निकाली तो ये हमने रेडियंस में मीजर किया था, तो रेडियंस में मीजर करके हमने इसको कंसीडर किया है। बट एज ए स्ट्रेन जब हम शो करते हैं इसको शेयर स्ट्रेन, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये हो गया शेयर स्ट्रेन। ठीक, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब लेटरल स्ट्रेन की। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होती है? तो देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा था, ये साइड P थी, सॉरी फोर्स P लग रहा था, ये साइड L थी, इसकी जो लेंथ थी। ओके, अगर देखिए इसकी जो विड्थ है ये हम मान लेते हैं B। ओके, अभी हमने ये केवल बात करी थी कि जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो रही होगी। ओके, तो जो हमने अभी स्ट्रेन की बात करी वो एक्चुअल में थी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर फोर्स का जो एक्सेस है या जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेन की बात करें तो हम उसको बोल देते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर इस तरफ लेंथ बढ़ रही है, मटेरियल तो उतना ही है, तो अगर इधर लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियस है इसकी विड्थ में कुछ कमी आ रही होगी, यानी कि चेंज हो रहा होगा। तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से हो रहा हो, अब जो ब्लॉक बच रहा हो हमारा वो ऐसा आ रहा हो। ये तो लेंथ बढ़ गई बट ये जो इतनी थी डायमेंशन ये घट गई। ओके, ये वाली डायमेंशन घट गई है। ठीक है, तो ये लेटरल है क्योंकि ये डायरेक्शन थी फोर्स की और इसके पैरेलल हम देख रहे हैं कि चेंज इन लेंथ हो रहा है, अब चेंज इन डायमेंशन हो रहा है। तो अब यहां पर जो हम स्ट्रेन की बात करेंगे वो होती है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, और ये क्या होती है? तो चेंज इन, फॉर्मूला जो पहले था वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज जो आता है वो चेंज इन, पहले हम लिखते थे लेंथ या लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन, अब हम लिख देंगे चेंज इन लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन। ओके, यानी कि अगर चेंज इन लेंथ को हम लिख दें डेल्टा बी, ये अब अमाउंट डिक्रीज हुआ है। लेंथ तो पहले इंक्रीज हो रही थी लेकिन ये डेल्टा बी तो डिक्रीज हुआ होगा ना लेंथ में, तो लेटरल को हम लिख देंगे यहां पर डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, ये तो 2D ऑब्जेक्ट लिया, अगर 3 डायमेंशनल होता तो उसमें 3 डायमेंशंस मिलती जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडिनल होती और 2 लेटरल होती। ठीक है, तो अभी आगे हम उसकी बात करेंगे बाद में। बहरहाल इसको हमको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट हम किसी भी 90 डिग्री पर हम कहीं पर भी जाएंगे तो वो लेटरल डायमेंशंस होती हैं और उनमें अगर स्ट्रेनिंग हम निकालते हैं तो वो होती है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, अब एक अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है पॉइसन्स रेशियो। ओके, तो पॉइसन्स रेशियो की अब हम बात करते हैं। पॉइसन्स रेशियो क्या है? अभी हमने देख लिया लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है। अब जो टर्म है दैट इज पॉइसन्स रेशियो। तो पॉइसन्स रेशियो, एक तो इसका नाम ही डिनोट कर रहा है कि ये एक रेशियो है। ओके,
और इस रेशियो को हम डिनोट करते हैं न्यू से। ओके, इस सिंबल न्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, तो इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहां से हम एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू न्यू, दैट इज पॉइजन्स रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, लेकिन अब देखिए ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ये जो लेटरल स्ट्रेन होती है ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज लेंथ को हम या तो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शंस तो लेते ही थे ना, तो ये नेगेटिव साइन के साथ हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। जहां पर नेगेटिव साइन जो शो करता है वो डिक्रीज इन लेंथ दिखाता है। ओके, तो लेटरल स्ट्रेन ये हमको मिल जाती है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने यहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया है। ओके, ध्यान ये भी रखना है कि पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए वो वैरी करती है 0.25 से लेकर के 0.34 तक। ठीक है, तो ये हो गया पॉइजन्स रेशियो। अभी इसका यूज आगे आएगा। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, पॉइजन्स रेशियो, हुक्स लॉ, ये सारी चीजें आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हमें याद रखना होगा। तो सिंपली पॉइजन्स रेशियो लेटरल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, हुक्स लॉ सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन ई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूले, ये हमको याद रखने होंगे। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉड्यूलस की हमने बात कर ली थी। तो अगर हम बोल देते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, अब ये क्या होता है, तो यंग्स मॉड्यूलस को हम ई से डिनोट करते थे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस के लिए हमने क्या किया था, हुक्स लॉ जो था, हुक्स लॉ फॉर नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या था, वो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने बोला था रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू ई विच इज यंग्स मॉड्यूलस। अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें तो रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन is always constant for elastic materials and is always equal to G, means tau upon phi is equal to G and G is called as modulus of rigidity। ठीक है, तो पहले हमने बोला स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस, तो उसी में हमने शियर टर्म और ऐड कर दिया, तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन रेशियो इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, अभी तक तो हमने सिंपल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन की बात करी, अब हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जब फोर्स लगा रहे हैं, डायमेंशंस में चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम में भी तो कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। ओके, तो चलिए एक ब्लॉक, एक हम क्यूबॉइड एक ले लेते हैं, एक ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। ये
ओके, इसकी डायमेंशंस, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर हम ये डायमेंशंस अज्यूम कर लें कि इसकी डायमेंशंस ए, बी और सी हैं, तो इस कंडीशन में हम अगर बात करें इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम विल बी ए इंटू बी इंटू सी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब लोगों को पता है ओके कि अगर तीन डायमेंशंस हैं, तीनों डायमेंशंस पता हैं ए बी सी, तो वॉल्यूम हो जाता है ए इंटू बी इंटू सी। अब हम बात करते हैं कि फाइनल वॉल्यूम इसका क्या होगा। तो फाइनल वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे, तो ऑब्वियस है कि चेंजेस प्लस ओरिजिनल लेंथ। अगर हम ये कर लें, जब हमने फोर्स लगाया होगा तो इसकी जो ओरिजिनल सपोज ए है, हमने कोई फोर्स लगाया ओके, जब हमने फोर्स लगाया तो ए के साथ कुछ और चेंज भी हुआ होगा, वो ऐड हो गया होगा ए में, तो ए प्लस चेंज इन लेंथ, बी प्लस चेंज इन लेंथ, सी प्लस चेंज इन लेंथ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको वॉल्यूम मिल सकता है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सिंपली देखें, हमने पढ़ा था दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ओके। तो चेंज इन लेंथ इक्वल टू क्या हो गया था, एप्सिलॉन इनटू ओरिजिनल लेंथ। ये याद रखिएगा, चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ओरिजिनल डायमेंशन ओके, ओरिजिनल लेंथ, ठीक। तो इसी को हम यहाँ पर लेते हैं। तो इसकी जो बाद में जब फोर्स लगाने के बाद इसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस हुई होंगी, कुछ इसमें चेंजेस आए होंगे, इंक्रीज हुई होंगी डायमेंशंस, तो अब जो नई डायमेंशंस आई होंगी वो क्या हो गई होंगी, ए प्लस, ए तो ओरिजिनल थी, प्लस एप्सिलॉन ए, बी प्लस एप्सिलॉन बी एंड सी प्लस एप्सिलॉन सी। ये इसकी ओरिजिनल डायमेंशंस थी ए बी सी, उनमें चेंजेस और हमने ऐड कर दिए, तो ये इसकी बाद की डायमेंशंस हो गई होंगी जब इस पर कोई फोर्सेस लग रहे होंगे, स्ट्रेसेस लग रही होंगी इस तरफ ओके। सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 कुछ ऐसे लग रही होंगी ओके। उन कंडीशंस में ये चेंजेस हुए होंगे, तो फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा अब इसका, तो इसको हम देख लेते हैं, ए प्लस एप्सिलॉन ए इंटू बी प्लस एप्सिलॉन बी इंटू सी प्लस एप्सिलॉन सी। ये फाइनल वॉल्यूम हो गया होगा इसका, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की अगर हम बात करें, एप्सिलॉन वी से हम डिनोट कर देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं, ए प्लस एप्सिलॉन ए, बी प्लस एप्सिलॉन बी, सी प्लस एप्सिलॉन सी। ये तो फाइनल वॉल्यूम था, माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम कर दें, यानी कि ए इंटू बी इंटू सी। ये तो हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विच वॉज ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम और सिंपली सॉल्व करते हैं, तो एप्सिलॉन वी विल बी इक्वल टू, यहां से हम ए को कॉमन ले सकते हैं, यहां से बी को ले सकते हैं, यहां से सी को ले सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं ए 1 प्लस ओके 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहां पर एप्सिलॉन 1 2 3 हम कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रेसेस अलग अलग इंड्यूस हो रही होंगी। हर डायमेंशन में स्ट्रेसेस भी अलग अलग लग रही होंगी क्योंकि फोर्सेस जो हैं इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा है तो दूसरी डायमेंशंस में तो कुछ और इंड्यूस हो रहे होंगे ओके। तो ठीक है,
तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 एंड बी 1 प्लस एप्सिलॉन 2 सी 1 प्लस एप्सिलॉन 3, ये आ गया माइनस ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी ये कॉमन मिल जाएगा, तो ए बी सी 1 प्लस एप्सिलॉन 1 1 प्लस एप्सिलॉन 2 1 प्लस एप्सिलॉन 3 माइनस ए बी सी अपॉन ए बी सी, राइट। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए ए बी सी से ए बी सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या 1 प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू निकालेंगे उससे जो हमको वैल्यू मिलने वाली है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सॉरी 1 प्लस एप्सिलॉन 1 सीरियल से ही लिखते जाते हैं प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 माइनस 1, बाकी अपॉन ए बी सी तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही चुका है, ठीक है, ये कैंसिल ही हो चुका था, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ओके, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब ये जो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 है ये ऑलरेडी बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, स्ट्रेन जो है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन बहुत स्मॉल होता है अपने आप में, ओके। तो जब ये बहुत स्मॉल हैं और दो स्मॉलर क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी स्मॉल क्वांटिटी बन जाती है, लाइक 0.2 और 0.2 को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, ओके। तो ये और स्मॉल हो गया ना, अब तो इतनी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, दीज कैन बी नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, ठीक है। अब एप्सिलॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एप्सिलॉन 1 की वैल्यू, अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम एप्सिलॉन 1 की डायरेक्शन की हम बात करें तो इस डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा होगा अगर हम उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ओके, तो अदर डायमेंशंस तो लेटरल हो गई, और लेटरल को हमने बोला था कि हम निगेटिव लेके चलते हैं, तो जो पॉइजन्स रेशियो में मैंने बताया था उस पॉइंट पर वापस जाइएगा, तो देखिए फाइनल जो आएगा, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन यानी कि एप्सिलॉन 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा 3 अपॉन ई, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये लेटरल डायमेंशंस हैं। स्ट्रेनिंग जो हुई थी ये लेटरल डायमेंशन की स्ट्रेनिंग है, ये भी लेटरल डायमेंशन की है जब हम 1 वाली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बाकी दोनों डायमेंशंस लेटरल हो गई, ओके। अब एप्सिलॉन 2 की जब हम बात करेंगे तो अब लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी हो गई, ये हो गई लॉन्गिट्यूडिनल, ओके। तो लॉन्गिट्यूडिनल में पॉजिटिव माइनस न्यू इंटू सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस सिग्मा न्यू इंटू सिग्मा 1 अपॉन ई, राइट। सिमिलरली एप्सिलॉन 3 की बात करेंगे तो अब 3 वाली जो है वो हो जाएगी पॉजिटिव यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल और बाकी हो जाएंगी लेटरल, तो सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस न्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई, ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इन वैल्यूज़ को अब हम वापस रख दें यहाँ पर, ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक। चलिए वापस इस पर आते हैं।
तो अब देखिए एप्सिलॉन v को हम क्या लिख सकते थे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू, जब हम ये वैल्यूज़ रख करके सॉल्व करेंगे ना, इनको वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रखिए, उनको सिंपली प्लस माइनस करके कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, यानी कि तीनों डायरेक्शंस जो थी उन तीनों डायरेक्शंस में इंड्यूस होने वाली स्ट्रेसेस की वैल्यू का सम, फिर 1 माइनस 2 न्यू इंटू अपॉन ई। ओके, ये वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, तो डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं अब, v इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 1 माइनस 2 न्यू अपॉन होल अपॉन ई, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर फोर्स एक यूनी डायरेक्शनल है, यानी कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, हम ये मान के चलते हैं, यानी कि उस ब्लॉक की अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर सिंपली यूनी डायरेक्शनल है, फोर्स सिग्मा 1 की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इफ फोर्स इज यूनी डायरेक्शनल, अगर 1 वाली डायरेक्शन में ही लग रहा है, जो हमने हॉरिजॉन्टल वाला लिया था, क्यूबॉइड जो लिया था, तो क्या हो जाएगा उस केस में सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 विल बी 0। ओके, जब सिग्मा 2 और सिग्मा 3 ये 0 हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू v इंटू सिग्मा 1 माइनस 2 न्यू अपॉन ई। ओके, और जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस भी एक ही होगी, तो हम जनरली उसको सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, अगर हम हुक्स लॉ पर वापस जाएं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, क्योंकि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन था, तो एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू एप्सिलॉन 1 माइनस 2 न्यू। ओके, तो ये एक रिलेशन हमको मिल जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से चेंज इन वॉल्यूम निकालने का, जब हमको ओरिजिनल वॉल्यूम पता हो, एप्सिलॉन पता हो, क्योंकि यूनी डायरेक्शनल है तो एक ही हमको स्ट्रेस मिल रही होगी। ठीक है, इसको हम सिग्मा से लिख सकते हैं। ठीक है, जनरलाइज हम कर देते हैं, तो ये v इंटू सिग्मा 1 माइनस 2 न्यू अपॉन ई। ओके, और उससे हमको ये वैल्यू मिल जाती है, जहाँ पर न्यू हमने आपको बताया था, इट इज पॉइजन्स रेशियो। ओके, इसको 1/m से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे, प्लस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे, और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी लगाने की कोशिश करेंगे हम अगले लेक्चर में। हम कोशिश करेंगे इतना कवर हो जाए। ओके, तो इतना कंटेंट तब तक रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। नमस्कार।